अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेक्राइड्स। इसमें जैसे सेलुलोज, सेमी सेलुलोज, स्टार्च, पेक्टिन, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये सब जो पॉलीसेक्राइड्स एलिमेंट्स हैं या पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और कुछ भी आपको चाहिए तो इंशाल्लाह उसके लिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स एक्चुअल में होते क्या हैं? दे आर द पॉलीमर्स, ठीक है ना। पॉलीमर्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो आपस में अटैच होती है, जैसे 1000 2000 मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स लिंक टुगेदर इन द लॉन्ग चेन्स। ठीक है, वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड होगा। एंड द सम पॉलीसेक्राइड्स फंक्शन फॉर दी स्टोरेज। कुछ पॉलीसेक्राइड्स ऐसे हैं जो स्टोरेज का फंक्शन करेंगे। स्टोरेज के कंपाउंड जो है वो तमाम एलिमेंट्स जो है उसमें स्टोर यानी प्लांट्स के केस में या एनिमल के केस में जो है उसको स्टोर कर दिया जाएगा। एंड अदर्स प्ले एट द स्ट्रक्चरल रोल। और कुछ ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चर रोल करते हैं, मीन्स के स्ट्रक्चर्स को आपस में जैसे वॉल का स्ट्रक्चर बन गया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, कुछ ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी तरह के साइटोस्केलेटन वगैरह में आ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रोल प्ले करेंगे, कुछ पॉलीसेक्राइड्स का ये काम होगा। अब इसमें एग्जांपल्स डिफरेंट हैं। स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लिपिड्स और सॉरी पेक्टिन, सॉरी सिंपल और फेमिलियर जो एग्जांपल्स हैं ये सब हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है यानी इनको तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनटू मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में वो टूट जाते हैं बिफोर यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स एंड द स्टार्टेड इन द सिस्टम्स। यानी जब इनको सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना है या फिर एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करना है तो उससे पहले इसको ब्रेक डाउन की जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट अगर स्टार्च का मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, उसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाए। नो, डायरेक्ट नहीं यूज होते हैं ये। जितनी देर इनका यूज नहीं है उतने टाइम के लिए दे विल बी एज अ स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज कंपाउंड, स्टोरेज शुगर के तौर पे स्टोरेज में चले जाएंगे। ठीक है, वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, प्लास्टिक्स में स्टोर हो सकते हैं, स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, जब इनकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी सोर्स के लिए, चाहे इनको ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट के या एनिमल के किसी वन पार्ट टू दी अदर पार्ट, तो उस केस में इसको जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। और जब हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है तो वो टूट जाते हैं और फिर उनको सिंपलर कंपाउंड्स हैं या सिंपलर कंपोनेंट्स हैं उस वो जो है वो यूज किए जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है? दिस इज द सेलुलोज। ठीक है, अब सेलुलोज एक्चुअल में होता क्या? इट इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट सेलुलर वॉल ऑफ द प्लांट्स। यानी जो प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होगा ये सेल वॉल का। सेल वॉल होती है डिफरेंट प्लांट्स की सेल वॉल जो है उसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है? दिस वन इज सेलुलोज। सेलुलोज होता है सबसे ज्यादा उसमें जो कंपाउंड है। अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन द बायोस्फीयर इज ऑफ द सेलुलोज। तकरीबन पूरे बायोस्फीयर में जो कार्बन कंपोनेंट है उसका 0.5% या 50% जो है वो क्या होता है? वो सेलुलोज होता है। wood is about the 50% of the cellulose. wood में भी 50 60 70% तक cellulose होता है। इसके अलावा cotton fibers are nearly cellulose. जो cotton fibers होते हैं वो तकरीबन तकरीबन मुकम्मल तौर पे 100% वो cellulose ही होते हैं। ठीक है, ये जो कपास का पौधा है उसमें सेलुलोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिससे फिर ये कॉटन और ये क्लोथ यानी कपड़ा सारा बनता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो पूरा सेलुलोज के फाइबर्स ही होते हैं। वो पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ द 2 to the 3000 मोनोमर्स ऑफ द बीटा ग्लूकोज। जो सेलुलोज है ये एक्चुअल में क्या है? इसमें 2 to 3000 मोनोमर्स होते हैं बीटा ग्लूकोज के। मतलब बीटा ग्लूकोज से के 2 से 3000 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं सेलुलोज के कंपोनेंट्स। अब सेलुलोज की लिंकेज कैसी होगी? इट विल बी 1,4 लिंकेज ऑफ द ग्लूकोज सब यूनिट्स के 1,4 लिंकेज होगी आपस में। मतलब अगर एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है तो दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा। और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा? इट विल बी बीटा ग्लूकोज, जो हम पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा बीटा डिफरेंशिएशन। तो आई होप आपको वो समझ आ गई होगी और उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये है सेलुलोज। अब ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? वही उनकी जो बीटा रिंग है, बीटा रिंग है ना, ये देखें OH OH। तो इस तरह यहाँ पे तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कंसंट्रेशन वो बन गई है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है हाइड्रो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के प्रोसेस से। और ये OH
प्लेन के नीचे वाली साइड पे, इट मीन्स कि ये कौन सी कन्फिग्रेशन हो गई, बीटा कन्फिग्रेशन हो गई। तो वो जब बीटा कन्फिग्रेशन उसकी हुई है, तो एक का 1 कार्बन था, कार्बन नंबर 1 था, एक मॉलिक्यूल का कौन सा था, कार्बन नंबर 1, और दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा है, कार्बन नंबर 4। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 और 4 की आपस में, ये देखिए उसकी शक्ल बदल गई है। देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 था ओ के बिल्कुल साथ वाला, और इधर से देखिए ये कार्बन नंबर 4 है। हम यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा बनेगा, कार्बन नंबर 4, ऐसे 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज कार्बन नंबर 4। तो वो एक सीधा है और एक का रुख जो है वो उल्टा हो गया। इसको आप ऐसे ही कंपैरिजन करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास सेलुलोज का पूरा स्ट्रक्चर, लंबी लंबी चेंज, ये तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 2-2 3-3 हजार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। जी, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्च। अब स्टार्च कैसा कंपाउंड है, इट इज द प्राइमरी स्टोरेज कंपाउंड। ये मोस्टली जो है ये प्लांट्स में स्टोर ही करता है, ठीक है, क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ती है तब इसको तोड़ दिया जाता है। अदरवाइज जो है ये एक स्टोरेज के तौर पे कह लें गैलरी में पड़ा रहेगा, स्टोर रूम में पड़ा रहता है जैसे। तो उस तरह से इसको जो है वो प्लांट में भी स्टोर कर लिया जाता है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको सब यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या चीज होगी, इट विल बी अल्फा 1,4 लिंकेज। अब सेलुलोज और स्टार्च का फर्क क्या है, कि वो भी ग्लूकोज था, ये भी ग्लूकोज है, बट जो सेलुलोज था इट वाज बीटा 1,4 लिंकेज, और जो सॉरी स्टार्च है इट इज अल्फा 1,4 लिंकेज। तो साथ ही आप डिफरेंस को हाईलाइट करो, कभी भी नहीं आपको भूलेगा, ठीक है। जब कंपैरिजन करते हैं तब कोई भी चीज जो है वो माइंड से नहीं निकलती, एज के आप उसको सिंपली जस्ट एक पॉइंट को लर्न करें, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो तो वो फिर बिल्कुल आपस में यानी कंपेयर करके तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उसको याद करो। अब इसकी जो स्टार्च है, स्टार्च की 2 कन्फिग्रेशन है, वन इज अमाइलोज एंड द अदर वन इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल अनब्रांच स्ट्रक्चर है, जिसमें 1000 और द मोर ग्लूकोज के सब यूनिट्स हो सकते हैं वाइंड टू फॉर्म दी कॉइल। ये हो सकता है कि ये आपस में खुद ही वाइंड कर जाए ना, ऐसे लाइक दिस, एक दूसरे के साथ खुद ही वाइंड कर जाए, तो वो एक स्ट्रक्चर बना देगा कॉइल का। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है दे फॉर्म द परसेंटेज ऑफ द स्टार्च कंटेनिंग द 100 टू 6000, यानी 1000 टू 6000 ग्लूकोज के सब यूनिट्स होंगे, और वो होंगे ब्रांचेस में, एक दूसरे के साथ उसकी क्या हो जाएगी, ब्रांच बनेगी। वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, उनकी ब्रांचिंग हो जाती है। तो इस वजह से अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, और जो अमाइलोज है इट इज अनब्रांच और स्ट्रेट चेन and short chains to the 12 glucose monomers of each 12 to 25 units। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है, एक पूरी चेन चल रही है, जैसे स्ट्रेट चेन चल रही है माइलोस की या माइलोपेक्टिन की, अगर ब्रांच्ड भी हो, उसमें से शॉर्ट चेन्स निकलती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, कभी जरूरत पड़ जाती है, किसी भी तरह का केस हो, उसकी ब्रेकडाउन होती है और स्मॉल चेन्स बनती हैं। स्मॉल चेन्स में 8 टू 12 ग्लूकोज के सब यूनिट्स होंगे या ग्लूकोज मोनोमर्स होंगे, एंड इट विल कट ऑफ एट 12 टू 25 यूनिट्स, यानी हर 12 से 25 यूनिट्स के बाद एक शॉर्ट चेन ब्रेकआउट करती है। अब बात की समझ आई, कि हर 12 से 25 मिनट के बाद जो है वो एक शॉर्ट चेन ब्रेकआउट करती है और वो अलग हो जाती है। और उस शॉर्ट चेन की क्या लेंथ होगी, इट विल बी लाइक 8 टू 12 ग्लूकोज यूनिट्स, उसके अंदर 8 से 12 ग्लूकोज के सब यूनिट्स होंगे। स्टोर्ड इन द स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में जो है वो प्लांट्स में ये स्टोर हो जाता है। और फिर जैसे डिफरेंट आप राइस में देख लें, मेज में देख लें, इन सब के ये जो ग्रेन्स होते हैं उसमें स्टार्च स्टोर होती है, तो उसी को हम कहते हैं कि स्टार्च ग्रेन्स है। डिफरेंट इनकी वेरिएशन है, परसेंटेज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, डिफरेंट उसकी जो है वो वेरिएशन है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है, स्टार्च ग्रेन्स हैज द ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन। ये जब भी इनको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है स्टार्च ग्रेन को, ये ब्लू ब्लैक कलर दे देते हैं आयोडीन सोल्यूशन के साथ। आप कभी भी आयोडीन सोल्यूशन के अंदर स्टार्च डाल दें, या आप एक पोटैटो का पीस लें और उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालें, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टार्च का पोटैटो है, पोटैटो में भी स्टार्च की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो उसको कलर जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर देता है। जब आयोडीन का सोल्यूशन, आयोडीन का कलर पर्पलिश होता है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता, बहुत खूबसूरत कलर होता है। तो वो जब आप उस सोल्यूशन को डालोगे ना पोटैटो के पीस के ऊपर, तो आपको खुद ही उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स नजर आ जाएंगे, पर्पल सॉरी ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के जो है वो साइंस बनेंगे। वो आपको इस बात की निशानदेही यानी करेंगे कि जो पोटैटो पीस था उसके अंदर स्टार्च की कंसंट्रेशन थी। और ये होता किस वजह से, कॉम्प्लेक्स बनता है, एक केमिकल की फॉर्मेशन होती है, किसके दरमियान में होती है, बिटवीन दी अमाइलोज एंड दी आयोडीन। अमाइलोज और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अमाइलोज इज स्लाइटली मोर सोलेबल इन वाटर देन द अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि अब ये देखें ये थोड़ा अनब्रांच्ड से है, और ये जो है अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो अनब्रांच इजीली टूट जाता है, सोलेबल हो जाता है वाटर के अंदर, थोड़ा सा ज्यादा किसके
किसके कंपैरिजन में, अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में। एंड द स्टार्च हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी डिल्यूट एसिड्स। जो स्टार्च है जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको डिल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, एंड amylases from the animals and the plant catalyzes the hydrolysis। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टार्च है, स्टार्च के केस में इसको हीट किया जाएगा dilute एसिड्स के साथ, एंड इट विल बी अमाइलेसिस। अमाइलेसिस एंजाइम बनते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो वो उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं और अमाइलेसिस उसको तोड़ देते हैं स्टार्च को, और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जबकि सेलुलोज के केस में होता है सेलुलेजिस। सेलुलेजिस एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम कौन बनाता है, वो मोस्टली बनाते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। और जो है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ जब उसको हीट करते हैं तो फिर वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है सेलुलोज के केस में। स्टार्च का मॉलिक्यूल देख लें, सिंपल सा स्ट्रक्चर। इनमें से हर स्ट्रक्चर आपको करने की जरूरत नहीं है कि आपको वो यानी आपको आ जाए, लेकिन ये है कि आप इसको एक दफा देख लें तो वो फिर आसानी हो जाती है आपको अंडरस्टैंड करना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बैंडिंग हुई है, इनटू रिंग्स भी वो जा सकते हैं क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। और वही उनकी अल्फा 1 4 की लिंकेज होगी, सिंपल सिंपल अल्फा अल्फा के जो है वो सब यूनिट्स हैं, और इस तरह से जो है हमारे पास क्या बन जाता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर। ये अब स्टार्च का जो है इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की है कि अमाइलोज जो है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चेन्स जाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो जाती है। ये आपको नजर आ रही है कि एक ऊपर था, फिर नीचे उसके साथ आके जुड़ गया, फिर तीसरा इधर। तो इस तरह से करके ये थोड़ी इसमें ब्रांचिंग का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन, और जो सिंपल सीधी सी एक चेन जा रही है वो हमारे पास क्या होता है, अमाइलोज। नेक्स्ट इज द पेक्टिन। अब पेक्टिन क्या चीज है, पेक्टिन इज वन एंड अदर पॉलीसेक्राइड व्हिच इज पॉलीसेक्राइड ऑफ द ग्लैक्टोज एंड द अल्फा ग्लैक्टोक्यूनिक एसिड। दो कंपाउंड हैं, दो मोनोमर हैं, आपस में जुड़ते हैं, वन इज ग्लैक्टोज एंड द अदर वन इज अल्फा ग्लैक्टोक्यूनिक एसिड। तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जब बनाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, पेक्टिन बनाएंगे। एंड पेक्टिन बाउंड टुगेदर टू द कैल्शियम टू फॉर्म्स द कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल का, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेक्टिन या पेक्टेट या कैल्शियम पेक्टेट, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है मिडल लैमेला में, उसको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। कैल्शियम कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ द पेक्टिन फॉर्म मोस्ट ऑफ द मिडल लैमेला। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो या कैल्शियम के सॉल्ट्स हो, ये आपस में मिलते हैं और मिडल लैमेला का जो है वो बहुत ज्यादा पोर्शन बना देते हैं। स्ट्रक्चर आप इसका देख लो तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है। अल्फा 1 4 की लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ग्लैक्टोस और ग्लैक्टोकोनिक। एक्चुअली ये जो एक पूरा है ना, ये एक सब यूनिट बन गया है पेक्टिन का, ठीक है। ये पेक्टिन का पूरा एक सब यूनिट है। अब ये एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के साथ तीसरे चौथे पांचवें यानी इस तरह जो है काफी ज्यादा आपस में जुड़ते हैं, तो फिर हमारे पास एक पेक्टिन का कंपाउंड बनता है। ये जो पूरी यानी एक पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज दी कंप्लीट यूनिट ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन का जो एक सिंगल सब यूनिट है या मोनोमर है, वो ये पूरा कंपाउंड जो है बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा है, ठीक है। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा अंडरस्टैंडिंग ले लिया करें। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है हेमिसेलुलोसिस पॉलीमर ऑफ द जाइलोग्लूकन। जो हमारे पास ये है हेमिसेलुलोसिस है, ये एक्चुअल में होता है जाइलोग्लूकन का पॉलीमर, यानी जाइलोग्लूकन उसका सब यूनिट है। और पॉलीमर जो है वो यानी जब बनेगा हेमिसेलुलोसिस, यानी आपस में जब जाइलोग्लूकन के कंपाउंड यूनिट्स जो है कंबाइन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, हेमिसेलुलोसिस। Backbone of glucose chains and the beta glucose to which the side chains of the xylose are attached। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पीछे से जो एक बैक बोन होती है जो पूरी इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, वो होती है ग्लूकोज की, ठीक है। बैक बोन जो है वो होगी इसमें बीटा ग्लूकोज की, और उसके साथ साइड चेन्स में आपस में आके जुड़ जाते हैं जाइलोस, ठीक है। तो जाइलोस आपस में साइड बने हुए, नीचे डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या बता रही थी मैं आपको कि ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज आपस बीटा ग्लूकोज का यूनिट है, स्ट्रेट चेन जा रहा है, वो बैकबोन बनाती है जैसे डीएनए में बैकबोन बनती है, ठीक है। इसी तरह और जो साइड चेन्स है वहां पे जाइलोज आके अटैच होते हैं, तो जाइलोज की साइड चेन बन जाती है। और जाइलोग्लूकन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की स्टेबलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जाइलोग्लूकन का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विधि क्या, सेलुलोज सेलुलोज के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और उसको फिर जो है वो स्टेबलाइज कर देता है। जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो उसकी पीएच वगैरह स्टेबल हो जाएगी, तो जो वॉल होगी उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी और स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, सही है। ये क्या है हमारे पास, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर है और साथ में क्या है, जाइलोस। अब जाइलोस और सेलुलोस इन दोनों की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
कहीं से भी HOH मिला लें, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो हमारे पास पूरा जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से ये हेमिसेलुलोज का, ये वाला हेमिसेलुलोज का पूरा कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह ये पूरा जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ। शुरू वाले जो मेन है थोड़ा स्टार्च और कौन सा मैंने आपको पढ़ा है, सेलुलोज, उनको थोड़ा सा जरा आप डिटेल में देख लें, लेकिन ये पेक्टिन हेमिसेलुलोज इनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन एनिमल्स में स्टोरेज कंपाउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके मसल सेल्स हैं इसमें ग्लाइकोजिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजिन। इट इज द कॉमन स्टोरेज प्रोडक्ट इन द प्रोकैरियोट्स, फंजाई एंड द एनिमल्स। सब में तकरीबन दो ये जो तीन किंगडम्स आप देख लें, या जो उसकी है डिफरेंशिएशन के प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में और एनिमल्स में जो है ये होता है ग्लाइकोजिन एज अ स्टोरेज मटेरियल, एंड इट्स मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन्स ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ही ब्रांचिंग होती है और ब्रांच्ड चेन्स बनते हैं जिसमें काफी ज्यादा ब्रांचिंग आपस में हो जाए। रिजेंबल्स दी अमाइलोपेक्टिन बट इज हाईली और द मोर ब्रांच्ड। ये होता देखने में अमाइलोपेक्टिन की तरह क्योंकि उसमें भी ब्रांचिंग है ग्लूकोज की, लेकिन जो ये है क्या नाम है इसका, ग्लाइकोजिन, इसमें ब्रांचिंग जो है वो काफी ज्यादा होती है अमाइलोपेक्टिन के साथ। अगर आप कंपेयर करें तो उसमें काफी ज्यादा हद तक इसमें जो ब्रांचिंग होती है। इनसोलेबल इन वाटर, जैसे हमने पहले पढ़ा है अमाइलोपेक्टिन इनसोलेबल है, तो जाहिर है ये भी इनसोलेबल होगा, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है ना। हाईली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम एक्शन टू प्रोड्यूस दी ग्लूकोज। इंजाइम का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगर साथ में होगा तो फिर ही ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं और हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और ग्लूकोज की यूनिट्स दे देंगे। और ये भी आप स्ट्रक्चर को एक दफा बस देख लें, ग्लाइकोजिन है, ग्लूकोज के यूनिट्स डिफरेंट आपस में लेवल्स में देखें। इसमें ये ग्लाइकोजिन की फॉस्फोराइलेसिस हो रही है, यानी उसमें ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज जब इस एंजाइम एक्ट करता है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, तो ये ग्लाइकोसाइड फॉस्फेट बन जाता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन जाते हैं, कोई खास जरूरी नहीं है, इसको भी आपको एक नजर बस देख लें, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द काइटन। काइटन आपने सुना ही होगा, ये फंजाई की सेल वॉल में होता है। बहुत ज्यादा इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द फंजाई जो है ना, फंजाई की सेल वॉल, ये बल्कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि फंजाई की सेल वॉल, आई थिंक मुझे याद है कि पीपीएससी के एग्जाम में ये आया था, यस आई थिंक सो, कि उसमें या फिर एग्जिट एग्जाम में मेरे ख्याल से मास्टर्स में, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटन, ठीक है। क्योंकि ये कंपैरिजन होते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द क्रस्टेशियंस में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन की ही लेयर होती है, काइटिन ही होता है, ठीक है। एंड इस मोनोमर्स इज द ग्लूकोसामाइन, और इसका जो मोनोमर है वो है ग्लूकोसामाइन, इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द NHCOCH3। यानी ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, पूरा अमाइनो ग्रुप, इसके साथ ये जो है रिप्लेस कर देगा ग्लूकोज के अंदर जो सिंगल OH पॉइंट होता है ना, OH की जगह पे ये ग्रुप, यहाँ पे आप इसको देखो स्ट्रक्चर में आपको समझ आएगी, NHCO, यहाँ पे CH3 लगेगा तो बॉन्ड उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यानी सब कंपाउंड्स में NHCO, ये सारा जो है OH का जो एक कंपाउंड था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, OH का जो पॉइंट था उसने इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, और फिर ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इट विल बी काइटन। तो इस तरह से जो है इसका ये स्ट्रक्चर है। तो जी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आज का लेक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लास्ट टाइम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इजी होगा समझना। और बेटा जी, एक लेक्चर में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको साथ साथ बताने होते हैं, तो फिर टाइम भी लगता है और स्लाइड्स भी जाहिर है प्रिपेयर मैंने खुद ही करनी होती हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता। और फिर कुछ पॉइंट्स अंदर से जो है वो मिस भी हो जाते हैं और फिर वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो साथ साथ चले कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा मुझसे हो सकता है मैं एक लेक्चर में एक टॉपिक को कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल हुआ करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक और शेयर से पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी ज्यादा पसंद आई है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में जरूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।